प्रारंभ कर। हमारा हाई कोर्ट हो गया था और सुप्रीम कोर्ट हो गया था। देखो, जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो प्रारंभ होता है सुप्रीम कोर्ट से, इसके छोटा होता है हाई कोर्ट, और इसके बाद होता है जो हम जिला स्तर पर देखते हैं जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर तो जो है वो सिंपल है, ठीक, परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनका विभाजन हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। अब एक चीज और देखने वाली बात है कि जब हम इनकी बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जब हम किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करता है। देखो, इन दोनों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, दोनों में, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अदरवाइज कोई भी न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक, अब वहीं पर जब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति वहां के वरिष्ठता क्रम या कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब होता क्या है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को एक पैनल बनके जो पैनल बनाया जाता है उसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है तो वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श लेता है। उससे परामर्श के पश्चात जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, मतलब जिस राज्य के हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, वहां के गवर्नर से परामर्श लेता है। किससे परामर्श लेता है? गवर्नर से परामर्श लेता है। उसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सिचुएशन बदल जाती है। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले अब देखो, इन दोनों में मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि यहाँ पर चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे मतलब चीफ हो या फिर अदर हो, ठीक, इन दोनों की नियुक्ति जो करता है वो गवर्नर होता है। ठीक, यहाँ पर केवल परामर्श दे रहा है, इन मतलब इसमें हाई कोर्ट में केवल परामर्श दे रहा है गवर्नर यानी राज्यपाल, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, दोनों की नियुक्ति कर रहा है। अब बात करते हैं जो चीफ होता है जिसे हम डीजे कहते हैं। ठीक, डीजे अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कहते हैं, जब उसकी नियुक्ति की बात आती है तो उसके लिए यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, राज्यपाल उससे परामर्श करके यहाँ के डीजी को नियुक्त करता है। अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट जज, या इसका एक अन्य नाम है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, या हम कह सकते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय अब क्यों कहते हैं? ठीक, अब यहां पर आ जाओ, हम बात करते हैं जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय जब हम देखते हैं तो इसका वर्णन आर्टिकल 233 में किया गया है। आर्टिकल 233 में किया गया है, 233 से 237 तक क्या है, अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का वर्णन किया गया है। अब इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि कौन से भाग में है? जब हम भाग की बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि भाग 6 कितने से कितने तक है? जब हम भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 जाहिर सी बात है 251 से प्रारंभ होता है, 151 से प्रारंभ होता है, 151 से और 237 तक, ये भाग 6 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है भाग 6 का अंतिम रूप है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। सबसे पहले देखते हैं, हमने बताया कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिला न्यायालय कहलाते हैं, अर्थात ये जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। हाँ, होता है। अब हम देखते हैं कि जिस जिले में रहते हैं वहां दो शब्द चलते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। एक हो गया सिविल कोर्ट, दूसरा हो गया क्रिमिनल कोर्ट। दो हम सुनते हैं बराबर, चाहे मूवी हो या कुछ भी हो, कहते हैं मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं सिविल लॉयर हूं। ठीक है, यानी मैं सिविल मतलब सिविल वकील हूं और मैं क्रिमिनल वकील हूं। अब इसका मतलब ये नहीं वो क्रिमिनल हुए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, सिविल या फिर क्रिमिनल दो होते हैं। अगर हम इन्हीं को हिंदी में देखें तो जो सिविल होता है इसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, दीवानी न्यायालय। अच्छा, क्रिमिनल की बात करते हैं तो ये हुआ फौजदारी।
फौजदारी न्यायालय। वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 233 में इसका वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि जो सिविल न्यायालय है उसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, जो क्रिमिनल है उसे फौजदारी, ये हिंदी रूपांतरण, हिंदी नाम है। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली बात है कि इनमें किसका समाधान होता है और इसमें किसका समाधान होता है। ठीक, हम किसी का खेत हड़प लें, किसी का मकान हड़प लें, किसी के रुपए मार लें, कहीं से लोन लिया और हम लोन अदा ना करें, ऐसे में जो मुकदमे होंगे वो सिविल के तहत होंगे या दीवानी के तहत होंगे। हम कह सकते हैं कि जो धन से संबंधित मामले होते हैं, धन या वित्त से संबंधित जो मामले होते हैं, या खेत पात ले लें, खेत भी धन है। मकान की बात कर दें, मकान भी क्या है? धन है। फैक्ट्री की बात कर दें या कंपनी की बात कर दें, क्या हुआ? फैक्ट्री या कंपनी, ये भी क्या है? धन है ना भाई। चाहे धन की बात करें या वित्त की बात करें या जिनसे रिसोर्सेस आते हैं उनकी बात करें, मतलब जिन इकाइयों से रिसोर्स आता है, रिसोर्स होता है, वो धन का रिसोर्स होता है। ठीक है, जहां से धन की उत्पत्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है, उन सभी से संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं या जितने भी केसेस होते हैं, सब कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट जाते हैं, यानी सिविल वकील और सिविल जज उनका निर्धारण करते हैं। मान लो हमने कोई काम करने के लिए किसी से रुपए लिए और वो हम अपने यूज में ले लिए, उसके बाद उसका काम भी नहीं किया, तो उसका केस कौन लड़ेगा? सिविल जज या सिविल एडवोकेट लड़ेगा। ठीक है, जो सिविल लॉयर होगा वो लड़ेगा, या सिविल जज, या हम कह सकते हैं उसका जो केस किया जाएगा वो सीधे सिविल कोर्ट में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सिविल कोर्ट में किया जाएगा। ठीक, अब हम समझ में आया कि दीवानी न्यायालय क्या कहता है कि जो धन वित्त, अब धन वित्त देखो, खेत से क्या होता है? धन आता है ना। अगर कोई मकान है वो भी धन से संबंधित, भाई खरीदेंगे तो धन देंगे, अगर छीन लिया है तो भी मतलब उसके धन को हमने हड़प लिया है, बेचेंगे तो भी धन से संबंधित है। फैक्ट्री, ये भी धन यानी वित्त का सोर्स है। कोई कंपनी है तो ये भी क्या है? वित्त का सोर्स है। ठीक, तो इनसे संबंधित जितने मुकदमे होंगे सब दीवानी न्यायालय के तहत आएंगे। आइए बात करते हैं फौजदारी। तो फिर फौजदारी में क्या होता है? भाई हमने किसी की टांग तोड़ दी, ठीक, यानी मारपीट, हमने किसी की टांग तोड़ दी, कहां दर्ज होगा केस? फौजदारी में होगा, यानी क्रिमिनल, यानी क्राइम हो गया। जितने भी क्राइम से संबंधित सीन्स होते हैं या केस होते हैं, सबके सब कहां होते हैं? फौजदारी न्यायालय या फिर क्रिमिनल न्यायालय में उनका उल्लेख किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जितने भी फौजदारी से संबंधित जितने मतलब क्रिमिनल से जितने संबंधित होते हैं, यानी क्राइम, सीधा डाल दो क्राइम, जितने भी क्राइम से संबंधित या रिलेटेड होते हैं केसेस, उन सभी का जो निर्धारण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? क्रिमिनल कोर्ट में किया जाता है। यानी क्राइम, मारपीट, किसी का टांग तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, ये सब किस में जाते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। ये समझ में आया? अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार, हम बात करते हैं दहेज प्रथा की। दहेज की, भैया ये किस में जाता है? इसमें तो दोनों होते हैं ना, यानी एक तरफ मारपीट भी होता है, ठीक, मारपीट भी होता है, और दूसरी तरफ उसके जो वित्त होता है, यानी रिसोर्सेस, यानी धन से संबंधित होता है। तब ऐसे में इसका केस कौन लड़ता है? हम ये आप पर छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर आप दीजिए कि जो दहेज होता है, दहेज प्रथा, हमने आपको यहाँ ये समझा दिया कि जो सिविल कोर्ट होता है ये क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, इसमें किस प्रकार से लिया जाता है। बात करते हैं जो दहेज प्रथा होती है ये कहाँ लगाया जाता है? सिविल कोर्ट में लगाया जाता है या क्रिमिनल कोर्ट में लगाया जाता है? हमारी ये बात हो गई, ये आपको उत्तर देना है, ये आपके लिए है, आपका होमवर्क है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति वगैरह के बारे में क्या है। जो दो आर्टिकल है मेन है वो आपको याद रखना है। एक आर्टिकल है 233 वाला, सॉरी 233, क्या है इसमें 233 में? एक तो ये हो गया अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। हम जैसे देखते हैं
कि हाई कोर्ट, मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पर जो बताया था उस पर गौर करो। हमने बताया था हाई कोर्ट जो यहाँ का जो न्यायालय होता है, या जो हाई कोर्ट है, यहाँ के जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करता है। परामर्श किससे लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से बारे में बात करता है नियुक्ति के लिए। यहाँ के बारे में कौन करता है? ठीक, तो याद रहे हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल, कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, जिला जज की नियुक्ति करता है। परामर्श किसका चाहिए? हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का परामर्श। ये समझ में आया? ये आर्टिकल 233 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा जो कि एक मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के या उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात करेगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि कहा गया है 234 के बारे में। 234 क्या कहता है? कहता है कि अन्य न्यायाधीशों के बारे में, यानी अदर जो अन्य न्यायाधीश हैं या अदर जो जजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है कि उनकी नियुक्ति, भैया हम देखते हैं पीसीएस जे का एग्जाम देते हैं या नहीं देते? पीसीएस जे ये क्या है? जो पीसीएस का जे का एग्जाम देते हैं ये क्या है? ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम कह सकते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन करवाता है? तो स्टेट यानी राज्य लोक सेवा आयोग करवाती है। जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उस हिसाब से, ठीक है, तो राज्यों में होता है। अब वही चीज यहां पर कह रहा है कि राज्यपाल। अब एक बात आती है यहां पर सड़क, मैंने बताया आर्टिकल 233 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श से करता, परंतु यहां पर एक योग्यता दे दिया गया, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करेगा या मुख्य न्यायाधीश बनाएगा जिसका मतलब 7 वर्ष का अनुभव हो, 7 वर्ष का वकालत अनुभव हो, वकालत का अनुभव हो, या हम कह सकते हैं कि 7 वर्षों तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, वक्ता रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं हम? मतलब सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। कहाँ का? जिला न्यायालय का। अब यहीं पर है राज्यपाल की बात हम बात करें, जैसे अदर न्यायाधीशों की बात है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है भैया ये दिया गया है। और इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास LLB होना चाहिए प्लस ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी या तो ग्रेजुएट और LLB हो, या फिर जो इंटर 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद जो होता है 5 साल का LLB आपका, वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद PCS जे क्लियर करो, तब जाके आप अदर जज बनेंगे या अन्य न्यायाधीश बनेंगे अधीनस्थ न्यायालयों में। हमारा न्यायालय से संबंधित जितना था पोर्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, हमने यह क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि इनसे एग्जाम नहीं छूटेगा, और विश्वास दिलाता हूं यदि आप लोगों ने पूरी क्लास की होगी शुरू से लेकर लास्ट तक, जो पॉलिटी का 95% का मैं गारंटी लेता हूं कि 95% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। कल मिलते हैं। कल हम आपके लिए लेके आते हैं जो मुख्य टॉपिक हैं, जैसे लोक सेवा आयोग है और कोर्ट वगैरह, या फिर अंतरराज्यीय परिषद वगैरह जो है, हम इनके बारे में बात करते हैं, या बहुत सारी जो इकाइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज का अगर आपको ये चैप्टर या ये लेसन या सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।